25 जुलाई 2000 पेरिस के चार्ल्स डिगोल एयरपोर्ट से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुई कॉनकॉर्ड, जो कि एक नॉर्मल प्लेन नहीं बल्कि एक सुपरसोनिक पैसेंजर जेट है। लगभग कुछ ही सेकंड हुए थे टेक ऑफ के, और तभी उस तेज उड़ान ने इतिहास के पन्नों पर कुछ ऐसा काला निशान छोड़ा जिसे आज भी एविएशन इंडस्ट्री शर्म और अफसोस से याद करती है। प्लेन एयरबेस के कुछ ही दूरी पर लोकेटेड एक होटल से जा टकराया। आग की लपटें उठी और पल भर में 109 पैसेंजर, पायलट, क्रू और होटल में मौजूद कई लोगों की जिंदगी राख बन गई। इस भयानक इंसिडेंट के बाद पूरी दुनिया एक मत पर आ खड़ी हुई कि शायद सुपरसोनिक पैसेंजर जेट की कल्पना ही एक खतरनाक भूल थी। हर और यही चर्चा थी कि कॉनकॉर्ड की स्पीड ही उसकी दुश्मन बनी, लेकिन क्या ये सच था या फिर डर और भ्रम की चद्दर पे लिपटा एक कॉन्स्पिरेसी? दरअसल इस घटना के ठीक 22 साल पहले साल 1978 में रशिया के टोपोलिव 144 सुपरसोनिक जेट के साथ भी कुछ ऐसी हूबहू दुर्घटना घटी थी। वही टेक ऑफ, वही इंजन फेलियर और वही दर्दनाक अंत। इन दोनों इंसिडेंट ने मिलकर एक कॉमन माइंडसेट बना दिया कि शायद सुपरसोनिक जेट्स का मैसिव एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर हवा के दबाव को झेल नहीं पाता और टेक ऑफ के समय इंजन ब्लास्ट कर बैठता है। पर ये सच नहीं था। नासा ने इन दोनों घटनाओं की गहराई से जांच की और उसने पाया कि कॉनकॉर्ड की पूरी 27 साल की ऑपरेशनल हिस्ट्री में ये इकलौता हादसा था जिसमें कई जाने गई थी, जबकि इससे ज्यादा हादसे तो नॉर्मल कमर्शियल फ्लाइट से होते हैं। इतना ही नहीं, नासा ने यह भी नोट किया कि यूरोप के कई राइटर्स, एक्टर्स और न्यूज मीडिया 1960 से कॉनकॉर्ड के खिलाफ एक तरह का एंटी सुपरसोनिक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, और वजह सिर्फ एक कॉनकॉर्ड की सुपरसोनिक बूम की आवाज। पर नासा जानता था कि सोनिक बूम कोई मैसिव प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ एक टेक्निकल फॉल्ट है जिसे सही डिजाइन और साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से बदला जा सकता था, और यहीं से फॉर्म हुआ सुपरसोनिक X-59। नासा ने यूएस के एयरक्राफ्ट बनाने वाली फेमस कंपनी लॉकहीड मार्टिन के साथ मिलकर एक ऐसी सुपरसोनिक प्लेन बनाना शुरू किया जो न केवल तेज थी बल्कि लगभग नॉइसलेस भी। इसकी खास बात थी कि X-59 जब भी साउंड बैरियर को तोड़ेगा तो उसका सोनिक बूम किसी धमाके जैसे नहीं बल्कि ऐसे होगी, और इसकी स्पीड इतनी तेज कि न्यूयॉर्क से लंदन सिर्फ 1.5 घंटे में तय हो जाएगी। कॉनकॉर्ड के समय पैसेंजर अक्सर शिकायत करते थे कि उड़ान के दौरान अंदर जबरदस्त झटके महसूस होते थे और आवाज कानों को चीर देती थी, और ऐसा इसीलिए होता था क्योंकि उस समय प्लेन का डिजाइन स्पीड को प्रायोरिटी देता था। बट गेस व्हाट, नासा ने इस मैसिव प्रॉब्लम को पैसेंजर की सीटिंग पोजीशन चेंज करके सॉल्व कर दी। X-59 ने नासा के डिजाइन की परिभाषा ही बदल दी। इस बार पैसेंजर और पायलट्स को नोज के काफी पीछे और विंग से काफी आगे बैठाया गया। ऐसा इसलिए ताकि जब भी प्लेन साउंड बैरियर को तोड़े तो सबसे पहले पॉइंटेड फ्रंट एयर को पियर्स करे और शॉक वेव धीरे धीरे विंग्स पर फैले, ना कि कैबिन के आसपास। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। नासा की ये दौड़ एक टेक्निकल कंपटीशन का हिस्सा थी जिसमें अमेरिका और जर्मनी आमने सामने थे। जर्मनी भी एक नया डिजाइन बना रहा था, लेकिन अमेरिका ने दुनिया को चौंका दिया जब उसने द ओवरचर नाम का एक सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट लॉन्च किया जो मैक 1.7 की स्पीड यानी 2100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ने में कैपेबल था। लेकिन जर्मन इंजीनियर्स को इसमें कुछ खामी दिखी। उनका लॉजिक था कि ओवरचर का कंपाउंड डेल्टा विंग डिजाइन हवा के साथ ज्यादा कांटेक्ट करता है, जिससे एयर ड्रैग बढ़ता है और फ्यूल की खपत भी। और इसी गलतियों का फायदा उठाकर जर्मनी ने अपना खुद का एक डिजाइन लॉन्च किया बाय द नेम सिंगल डेल्टा। जर्मनी ने अपने प्लेन में वही सिंगल डेल्टा विंग डिजाइन अपनाया जिससे एयर ड्रैग अपने आप कम हो गया। लेकिन जर्मनी ने सोचा इस एयर ड्रैग को कम करने के लिए क्यों ना इसे ऐसी ऊंचाई पर उड़ाया जाए जहाँ एयर काफी थिन हो, जिससे एयर ड्रैग भी कम होगा और स्पीड भी अपने आप बनी रहेगी। फिर क्या था, इस सोल्यूशन को अपना के जर्मनी ने एक हाइपरसोनिक प्लेन बना दिया बाय द नेम स्पेस लाइनर, जो ओवरचर से भी 3 गुना ज्यादा तेज है। मतलब अब लंदन से सिडनी तक की दूरी महज 1.5 घंटे में तय। और हो भी क्यों ना, स्पेस लाइनर रॉकेट की तरह वर्टिकल लॉन्च होगा, फिर एक ऊंचाई पर पहुंचकर हाइपरसोनिक स्पीड से हॉरिजॉन्टल फ्लाइट लेगा। बट इसकी ताकत सिर्फ इसका डिजाइन नहीं बल्कि उसका इंजन है। सरप्राइजिंगली स्पेस लाइनर और ओवरचर में यूज होने वाला इंजन ऑलमोस्ट एक नॉर्मल जेट का इंजन है, बस थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन है इसमें। अब इसमें क्या चेंजेस होने वाले उसे समझने के लिए पहले एक नॉर्मल जेट इंजन का वर्किंग समझिए। ये है एक जेट इंजन जिसमें फैन, कंप्रेसर, फ्यूल इंजेक्टर, कंबशन चेंबर, टरबाइन और नोजल्स होता है। तो जैसे ही प्लेन स्टार्ट होता है उसमें लगे फैंस हवा को अंदर खींचकर कंप्रेसर की तरफ लाते हैं, जो उस हवा को कंप्रेस करके उसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ाता है। फिर ये गर्म हवा एक कंबशन चेंबर में पहुंचती है जहाँ से फ्यूल इंजेक्टर की मदद से इसमें फ्यूल ऐड होता है। और अब जैसे ही फ्यूल ऐड होता है वैसे ये एयर फ्यूल मिक्सचर हाई टेम्परेचर पर पहुंचकर टरबाइन की तरफ आगे बढ़ता है और फिर बड़ी तेजी से हवा नोजल के जरिए बाहर फेंक दी जाती है, जिससे प्लेन आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ भी एक फॉल्ट है, जैसे जैसे प्लेन हाई स्पीड से आगे बढ़ने लगती है वैसे इंजन में आने वाली हवा की स्पीड भी बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से ब्लेड और इंजन डैमेज हो जाते हैं। और इसी डैमेज को रोकने के लिए यूएस ने इन इंजन के 2 पार्ट फैन, कंप्रेसर और टरबाइन को ही निकाल दिया और बना दिया ओवरचर का इंजन डिजाइन रैमजेट। रैमजेट में कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते, एयर खुद ही इतने तेजी से इंजन में एंटर करती है कि कंप्रेशन नेचुरली हो जाती है और फिर हवा फ्यूल के साथ जलकर प्लेन को आगे बढ़ाती है। लेकिन रैमजेट की भी एक सीमा है, ये साउंड की स्पीड से बस थोड़ा ही तेज उड़ सकता है। और जर्मन ने इन्हीं गलतियों को समझकर बना डाला स्क्रैमजेट। इसका डिजाइन इतना एरोडायनेमिक है कि हवा सीधी बिना टकराए इंजन से होकर गुजरती है और सुपरसोनिक स्पीड से बाहर निकलती है। यानी स्पेस लाइनर एक रॉकेट और प्लेन का हाइब्रिड है। पर सबसे थ्रिलिंग एक्सेप्ट तो अभी बाकी है। यू विल नॉट बिलीव दैट अमेरिका का ओवरचर प्लेन हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से खुद
खुद को अपना फ्यूल बनाएगा। एक ऐसा कदम जो एविएशन को ना सिर्फ तेज बल्कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बनाएगा। तो क्या अब वो दौर आ रहा है जहां हम धरती के किसी भी कोनों में घंटों में नहीं बल्कि मिनटों में पहुंच सकेंगे? क्या हम भविष्य की उड़ानों को साउंड की नहीं बल्कि लाइट की स्पीड से तय करेंगे? ये सवाल अब सिर्फ कल्पना नहीं रहा, यह हमारी अगली हकीकत बनने को तैयार है।